ओके, चलो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल की बात कर रहे थे, ये बात ठीक है ना, कि बैलेंस शीट में हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे। तो मैं शेयर कैपिटल के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। 11th स्टैंडर्ड तक बहुत सिंपल था, एक कैपिटल दे देते थे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, लॉस लेस करते थे, ड्रॉइंग लेस करते थे और अपने आंसर आ जाता था। अब यहाँ पर कैपिटल की भी वैरायटी है, एक ही बार में समझो तो अच्छा है। वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, लिखो। ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन में दिया 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, तो अमाउंट में तो आ ही जाएगा 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? दैट मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू। इससे ज्यादा वो कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती। उसने खुद ने लिख दिया है कि मैं इससे ज्यादा कभी इशू नहीं करूंगी, इसके ऊपर वो कभी जा ही नहीं सकते। एक और चेक पॉइंट बोल रही हूँ, चेक पॉइंट ये है, कोई भी सम इन शेयर्स को लेके नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ शो पीस। जो भी सम होता है ना, वो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल को लेके होता है। वो क्या होता है ना, आगे समझा रही हूँ, बट क्योंकि यदि आपको बोला कि दिखाओ बना के, तो शेयर कैपिटल में लिखोगे ऑथराइज कैपिटल, वो क्वेश्चन में देगा ऑथराइज कैपिटल इज इतना, सिर्फ इतना लिखो 1,20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, अमाउंट लिखो, उसके नीचे एक लाइन खींच दो। दैट इज एन इंडिकेशन, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी डबल लाइन डाली हुई है। दैट इज एन इंडिकेशन, इस फिगर को लेके सम कभी नहीं करना। इट इज अ शो पीस कि भाई जो भी ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी कैन इशू, इसको सम लेके कभी नहीं करना। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल। अच्छा, इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल क्या होता है, सुनो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अवंती है, अवंती ने तुम लोग बाकी 7 स्टूडेंट्स को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। ठीक है, शी इनवाइटेड यू इन द बर्थडे पार्टी। ठीक है, आप में से 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स went and attended the birthday party. अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है, बुलाया कितनों का था? 7 स्टूडेंट्स को बुलाया था। जाके बर्थडे पार्टी कितने अटेंड किए? 5। तो खाना तो 5 लोगों का ही उठा ना, मतलब जितने जो भी खाना था वो 5 लोगों का उठा। उसने बुलाया 7 को अलग बात, जाके बर्थडे पार्टी अटेंड कर ली 5 ने, तो मजा तो ये 5 करके ही आए, बाकी 2 तो गए नहीं। तो सेम वे इशूड कैपिटल में क्या होता है? कंपनी बोलती है कि आइए और मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ कि आके मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। दैट इज इशूड कैपिटल। लेकिन इशूड कैपिटल, मान लो अब मैं बोलती हूँ कि इसमें से 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए एट द रेट 10, तो दैट इज इशूड कैपिटल। लेकिन जरूरी है कंपनी बोले कि 1 लाख शेयर्स, आइए आइए, वो इनविटेशन दे रही है कि आइए और मेरी कंपनी के शेयर खरीदे? जरूरी नहीं है ना सारे के सारे शेयर्स बिक ही जाए, सब्सक्राइब ही हो जाए। तो इशूड कैपिटल अलग बात होती है एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग बात होती है। लिखो, मैं समझा रही हूँ। मिस, हाँ बोलो।
मिस तो ऑथराइज में कंपनी पूरा बोलती है क्या खरीदने के लिए शेयर्स? नहीं, कभी भी नहीं। ऑथराइज मतलब यहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है। यदि उससे ऊपर शेयर इशू करना है तो वो कर नहीं पाएगी, उसमें फिर बहुत सारी लीगैलिटीज हैं। लेकिन इशूड कैपिटल हमेशा ऑथराइज के अंदर अंदर ही होना चाहिए। और ये वाले फिगर से कभी सम नहीं होता, सम यहाँ से चालू ही नहीं होता। इट इज अ शो पीस बस। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लो कि 10,000 शेयर के लिए कंपनी ने इनवाइट किया, लेकिन लोग आए सिर्फ 95,000 शेयर ही लोग खरीदने आए। 95,000 शेयर ही खरीदने आए लोग, ठीक है, पूरे 1 लाख नहीं खरीदने आए। तो 95,000 शेयर वालों ने यदि 10 दे दिया पूरा, तो क्वेश्चन इस फिगर से मतलब रखता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। मतलब कंपनी ने इनवाइट किया, आओ मेरे कंपनी के शेयर खरीदो, लोगों ने 95,000 शेयर खरीदे भी, तो दैट इज सब्सक्राइब। और 10 रुपए पूरे दे भी दिए, दैट इज फुल्ली पेड। यहां तक सबको समझ में आया है? जवाब नहीं आ रहा? हाँ मैं। अच्छा, सुनो अभी मेरी बात। हाँ। ये भी हो सकता है, एक एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में समझ में आएगा इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैंने बोला एक शेयर 10 रुपए का है, 1 शेयर, ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी पूरा 10 रुपया साथ में नहीं मंगाती। मैंने एग्जांपल दिया था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाया, चलो इसमें और भी चीजें हो सकती है। फिर उसने अलॉट किया शेयर और फिर फर्स्ट कॉल किया। एप्लीकेशन जिन लोगों ने मंगाई है, तो उन्होंने मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई उन्होंने 10 में से 2 रुपए दे दिए। फिर हम एज ए कंपनी लोगों को शेयर अलॉट कर रहे हैं। मान लो वो 6 रुपए हमने अलॉटमेंट के टाइम बोला, अब हम तुमको अलॉट करेंगे शेयर, तुम 6 रुपए और दे दो। शेयर तो 10 रुपए का है ना, 6 और 2 8 हुआ। फिर मैंने बोला अच्छा अब मैं जब कॉल करूंगी ना तब बचे हुए 2 रुपए और देना। तो जरूरी नहीं है 10 रुपए का शेयर पूरा 10 रुपए एक साथ मंगाए। इनफैक्ट एक 8 नंबर का क्वेश्चन बेयर मिनिमम आता है इस पे, इसकी पूरी वर्किंग पे आता है। लेकिन अभी अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी फ्री 2 रुपए अलॉटमेंट में एप्लीकेशन पे मंगाएगी, 6 रुपए अलॉटमेंट में मंगाएगी, फर्स्ट कॉल करेगी तो 2 रुपए। जब ये एप्लीकेशन तुमने लगाई, तुमने 2 रुपए दे दिए कंपनी को। अब कंपनी कुछ भी बोले, अलॉटमेंट पे मुझे 5 रुपए दो या अलॉटमेंट पे 6 रुपए दो, तो तब तुमको देने पड़ेंगे। और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए दो तो देने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज, हमने सब्सक्राइब भी किया है, फिर जब मैं 2 दूंगी, फिर 6 दूंगी, फिर वापस 2 दूंगी, पूरे 10 रुपए मैंने दे दिए, तो इट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर। इज इट ओके चिल्ड्रन? मिस अलॉटमेंट एंड कॉलिंग में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? ओके, देखो, अलॉटमेंट जब कंपनी सिर्फ अप्लाई किया, तुम स्कूल में फॉर्म भर के आते हो, तभी तुम श्योर नहीं होते हो कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं। दैट टाइम इट इज दिस एप्लीकेशन। कंपनी जब भी तुमको स्कूल एक आईडी कार्ड दे देती है कि अच्छा देखो ये तुम्हारा स्टूडेंट नंबर है, तुम इस क्लास में हो, तुम्हारा ये डिवीजन है, तब तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। सेम वे कंपनी जब तुमको शेयर्स अलॉट कर दे, अब तुम पक्का पक्का कंपनी के शेयर होल्डर हो, लेकिन अभी कंपनी ने सारे पैसे नहीं लिए हैं तुमसे, क्योंकि वो बोलती कि मैं एक और कॉल करूंगी बाद में। अभी मैंने तुमसे 10 रुपए एक शेयर के लेने हैं। मान लो ये दिवित है ना, इसने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर की एप्लीकेशन लगाई, तो एप्लीकेशन के टाइम दिवित ने कंपनी को कितना दिया? 100 इंटू 2, 200। फिर कंपनी बोलेगी अच्छा मैं तुमको शेयर अलॉट करती हूँ, 6 रुपए लेकर आओ। तो अलॉटमेंट के टाइम दिवित कंपनी को कितना देगा? 100 इंटू 6, 600। अभी कंपनी बोलती है रुको दिवित, 1 महीना मैं रुकूंगी, उसके
बाद मैं 2 रुपए जब कॉल करूंगी ना तब तुम मुझे देना। तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी तो दिवित कितना देगा, 100 इंटू 2, 200। तो ऐसे तो 100 शेयर खरीदे तो दिविट 10 रुपए साथ में देगा, तो 1000 उसको देने ही थे ना कंपनी को। लेकिन कंपनी ने टुकड़ों में लिए, उन टुकड़ों का नाम क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन में 200 लिए, 600 लिए अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल लिए 200 में, छोटे छोटे पार्ट्स में। देखो एवरीवन इज नॉट अ बिजनेस टाइकून की भाई हम लोग किसी कोई 100 शेयर खरीद रहा है, कोई 1000, कोई किसी को 10,000 शेयर खरीदने की इच्छा है। तो कई लोगों की सैलरी मंथली आती है लेकिन उनको कंपनी के शेयर खरीदने की इच्छा है। तो यदि कंपनी ऐसे ब्रेक करके पैसे मंगाएगी तो किसी को खरीदने 100 शेयर तो भारी नहीं पड़ेगा ना। चलो एप्लीकेशन के टाइम 2, अलॉटमेंट के टाइम 6, फर्स्ट कॉल के टाइम 2, तो टोटल तो 1000 ही लिए ना कंपनी ने, बट उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट। ये बात समझ में आ रही है? अलॉटमेंट होते ही आप कंपनी की शेयर होल्डर, और फिर जब वो फर्स्ट कॉल मांगेगी तब 2 रुपए देना है। तो दिस इज दिवित ने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब भी किया और पूरे 10 रुपए फर्स्ट कॉल तक होने पे फुल्ली पे भी कर दिया। इज इट ओके चिल्ड्रन? यस मिस। Yes. अच्छा, लेकिन ऐसे हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है दिवित को बहुत इच्छा थी 100 शेयर खरीदने की, बट क्या हुआ, एप्लीकेशन के 2 रुपए भी दे दिए, अलॉटमेंट के 6 रुपए भी दे दिया, लेकिन सडनली समथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ कोरोना, उसकी जॉब चली गई। अभी वो जो 100 शेयर पे लास्ट 2 रुपया है ना वो नहीं दे पा रहा, बिकॉज उसको घर की बेसिक नेसेसिटीज पहले पूरी करनी है, तो वो 200 रुपए नहीं दे पा रहा। लिसन चिल्ड्रन वेरी केयरफुली, वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया है कि चलो दिवित अभी ये ले आओ, 100 इंटू 2, 200 तुम्हारा बाकी है, वो नहीं दे रहा। दैट इज व्हाट अमाउंट ही डिफॉल्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर। लर्न करो ये, नहीं यदि नहीं आएगा तो सम नहीं कर पाओगे। तो ये पे नहीं किया है उसने तो उसको कॉल्स इन अरियर्स। या he could not pay। ये 95,000 शेयर 10 रुपए के थे, इसमें से दिवित के पास, मान लो हमने दिवित का एग्जांपल लिया ना कि 100 शेयर थे, तो मैं इसको करूंगी कैसे, आई विल डू 94,900 जो शेयर थे उन लोगों ने पूरा 10 रुपए दे दिया मुझे, और जो 100 शेयर्स वाला था उसने मुझे सिर्फ 8 रुपए दिया। आइदर डू दिस और थिंक अबाउट इट। 95,000 जो शेयर्स थे उसमें 10 रुपए मिलने थे, लेकिन एक 100 शेयर वाला था जो 2 रुपए नहीं दे पाए, दैट इज 200 वाज कॉल्स इन अरियर्स। तुमको समझ में आ रहा है? हाँ मिस। नहीं मिस। अच्छा, एक बात बताओ, एक मिनट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। 95,000 शेयर्स मैंने इशू किए, मैंने इशू 1 लाख शेयर्स किए, जनता ने 95 सब्सक्राइब किए, 10 रुपए से मेरे को एक शेयर का पैसा मिलना था, ठीक है? तो मेरे पास पैसा कितना आना चाहिए था, 95,000 शेयर्स इंटू 10, ठीक है, दैट इज 95,000 शेयर्स इंटू 10, 9,50,000 आना चाहिए था। बट क्योंकि एक बंदा है जो फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दे पाया और उसके पास 100 शेयर थे, तो कॉल्स इन एरियर कितने का हो गया, 100 इंटू 2, सिर्फ 100 शेयर पे 2 रुपए ही तो नहीं दिए, बाकी तो बेचारे ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दिए है ना। तो ये लेस करो 200, तो अमाउंट वो मुझे कितना दे पाया, एक मिनट फिगर बताना। बोलो, $9,50,000 less 200, how much is it?
Miss 94,800. 9,49,800. 9,49,800 मतलब देखो इसका डिटेलिंग में अलग चैप्टर है, बट एटलीस्ट रटना क्यों है, कॉन्सेप्ट तो समझ लो। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि इससे ऊपर आप कभी भी शेयर इशू कर ही नहीं सकते। इशूड शेयर्स विल ऑलवेज बी विद इन द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथर इशूड मतलब कंपनी इनवाइट कर रही है कि आओ और मेरी कंपनी के इतने शेयर्स खरीदो, दैट इज इशूड कैपिटल। जनता आ गई शेयर्स खरीदने के लिए, दैट इज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। और पूरे 10 रुपए के 10 रुपए दे भी दिए, so that is issued and subscribed and fully paid up 9,50,000 shares into 10। हाँ, यदि किसी ने वो पैसे 2 रुपए जैसे लास्ट कॉल का कोई नहीं दे पाया, तो वो फिर उस अमाउंट में से लेस कर देना है कॉल सिनेरियोस करके और फाइनल फिगर बाहर निकालना है। देखो इस पे पूरा एक डिटेल चैप्टर है, वहां पे मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन अभी एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझो। जो कंपनी मंगा ले पैसा, दैट इज इशूड। जो जनता दे दे कि हाँ ठीक है मुझे शेयर्स खरीदने आपके, हमको है ना ये आपकी शेयर्स खरीदने हमको दो, दैट इज सब्सक्राइब। पूरा पैसा भी दे दे तो फुली पेड अप। यदि कुछ गलती कर दे, कुछ एक पार्ट ऑफ पैसा नहीं दे पाए, तो दैट इज कॉल्स इन अरियर। कॉन्सेप्ट समझो, फिगर से खेलना आगे सीखते रहे। समझ में आया क्या? Yes, miss. हाँ मिस। तो हम Yes, ये miss. हम ये शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, एक और कॉन्सेप्ट। 10 रुपए का शेयर है, मान लो ये कंपनी अवंती की है। अवंती इज मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ कपड़े बनाने की कंपनी है, और इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाती है कि इसको पता है कि मेरे कपड़ा सस्ता भी है, दैट इज रीजनेबल भी है, अच्छा भी है। मैं 10 रुपए का शेयर निकालूंगी ना, तो 10 रुपए क्या, मैं इस 10 रुपए के शेयर के लिए 12 रुपए भी मांगूंगी, लोग खुशी खुशी से मेरा शेयर खरीदेंगे। मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10 है, लेकिन अवंती बोलती है मेरी कंपनी का शेयर खरीदना है ना, 10 तो इसकी फेस वैल्यू है, +2 2 रुपया मुझे प्रीमियम दो। एज गुड एज आप लोग मूवी देखने जाते हैं, अभी तो आप बहुत दुखी होके रखे हैं, थिएटर्स बंद है, लेकिन आपको कोई मूवी देखनी ही देखनी। अब मूवी का टिकट है 200 रुपए का, टिकट खत्म, तो ब्लैक में टिकट खरीद लिया आपने 40 रुपीज और ऊपर देके, प्रीमियम देने को रेडी हो, इतनी इच्छा है वो मूवी देखने की, तो आपको टिकट कितने में पड़ा? 240 का। सेम वे अवंती को पता है मेरी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, 10 रुपए का शेयर यदि मैं 2 प्रीमियम पे भी बेचूंगी ना, बिकेगा, तो मांगी वो 12 रुपए और उसको मिल भी गए। तो मेरा कहने का मतलब है, जब फेस वैल्यू से ऊपर कोई शेयर बिक जावे और जनता उसको खरीद ले, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने शेयर कितने में बेचे हैं, मतलब आई मीन प्रीमियम पे बेचे हैं। तो प्रीमियम पे बेचने के लिए गुडविल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। एक देखो एक ही काम होता है, कोई उसको इतना अच्छा करता है कि लोग उसको डबल पैसा दे देते हैं वो काम करने का, और कोई ओके ओके करता है तो ठीक है मार्केट रेट लेके जाता है। प्रीमियम समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जो Yeah. टोटल मनी होगा वो ऑथराइज कैपिटल को एक्सीड नहीं करेगा ना, इवन इफ प्रीमियम ले रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ऑथराइज कैपिटल से प्रीमियम का कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कहा ये शोपीस है, इसको यहाँ लाइन लगा दो और भूल जाओ, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर यदि 11, 12, 13, 14 कितने में भी बेच पा रहे हो, जो फेस वैल्यू से ऊपर ले रहे हो वो प्रीमियम है। समझ में आया? हाँ हमेशा आज आप स्टूडेंट्स हो, लाइफ में जो काम करो वो ऐसा करना कि आपके काम का दुनिया आपको प्रीमियम देके जाए, ठीक है। अभी हमने कैपिटल की बात की है, 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, किस्सा खत्म। लेकिन यहाँ पर मैंने एक टर्म अभी आपसे डिस्कस किया था, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं इतना डीप में इसलिए जा रही हूँ यहाँ पर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा ही नहीं हूँ।
और आराम से जब कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई भी क्वेश्चन डालो कर ही लेंगे, पता ही है कहाँ क्या आता है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो ये जो अवंती तो स्ट्रॉन्ग है, हाँ इसने ये जो 95,000 शेयर्स है मान लो 10 रुपए में नहीं इशू किए, उसने 12 रुपए में इशू किया, या चलो मैं बोलती हूँ 1 रुपए प्रीमियम लिया है, 95,000 शेयर्स इशू किए हैं। इस एग्जांपल को एक बार छोड़ देते हैं, मैं बोलती हूँ कि अवंती ने बोला मैं 95,000 शेयर्स इशू कर दूंगी, पर मुझे 10 रुपए तो कैपिटल का चाहिए, 1 रुपया प्रीमियम का चाहिए, तुमको मेरी कंपनी का शेयर खरीदना है 11 रुपए में खरीदो, नहीं तो जाओ अपने घर, मुझे बेचना नहीं तुमको। तो फिर प्रीमियम का कितना पैसा इकट्ठा कर ली वो, 95,000 शेयर्स इंटू 1 रुपया प्रीमियम, हाउ मच डिड शी अर्न बिकॉज ऑफ प्रीमियम, टेल मी। 95,000 शेयर्स इंटू 1। तो एक बात अभी याद रखो, यदि कंपनी ने कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम से इकट्ठा किया है, जो कि इस केस में 95,000 है, तो वो किसके नीचे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आएगा। गलती से भी प्रीमियम का पैसा कैपिटल में घुसा के नहीं आना। प्रीमियम का घर ये है, कैपिटल का घर ये है। रात को तुम भी तो अपने खुद के घर में घुसते हो ना, अलग घर में घुस जाते हो क्या? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का घर रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि इस क्वेश्चन में यदि मैंने 1 रुपया उसने प्रीमियम लिया है तो 95,000 आएगा। ओके हाँ एक और बात बता, Yes. ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, घुमा घुमा के तो एग्जाम में पूछते हैं, तो कहाँ आता है अब तुमको याद आएगा। लेस करना इसमें से, यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ क्या होता है मैं सिखा रही हूँ, लिख लो पहले। मान लो क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है, तो ये लेस होगा, 90,000 बाहर आए। रिजर्व एंड सरप्लस में और क्या क्या आता है पहले ये समझा देती हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ का क्या मतलब होता है, देखो एंड कंपनी, any company is an artificial legal person created by law having perpetual succession and common seal. It means that company एक बार बन गई तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, भगवान ने नहीं बनाया कि नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। अभी कंपनी बनी, उसका डायरेक्टर आएगा, मर सकता है, नया डायरेक्टर आ सकता है, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी मरेगी नहीं, उसका परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी के लिए कौन साइन करेगा, डायरेक्टर वगैरह ना, तो कंपनी का साइन डायरेक्टर करेगा, किस पे, एक सील लगाई जाती है, एक रबर स्टैंप लगाया जाता है, दैट इज अ कॉमन सील, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, खुद हाथ से कैसे साइन करेगी। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, जब कंपनी बनी थी, बनने से पहले कंपनी को बनाने के कुछ तो खर्चे होते हैं। ये मेरी कंपनी, चलो हम अवंती की कंपनी की बात करते हैं, मान लो अवंती कंपनी का नाम है सारा, सारा सारा क्लोथिंग चेन, ठीक है, ये उसकी कंपनी का नाम है। कंपनी बनाने के लिए कोई फ्री में सीए आपको काम करके आपकी कंपनी नहीं बना के देगा, तो वो कंपनी बनाने के लिए अवंती का 50,000 खर्चा हो गया, लेकिन वो 50,000 खर्चा किसकी बुक्स में लिखेगी, तब तक कंपनी का नाम भी आया था क्या, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं हुई थी। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के खर्चे होते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी का नाम ही नहीं होता है तो किसको डेबिट करेंगे वो खर्चे जाके। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के एक्सपेंसेस है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये प्रैक्टिस है कि मान लो 50,000 है ना, डिवाइडेड बाय 5 करके 10,000 हर साल एक्सपेंस को लेस करते रहते हैं। जो सरप्लस आया ना, प्रॉफिट
जो भी है जनरल रिजर्व जो कुछ भी पड़ा है उसमें से लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ हर साल 10-10 हजार लेस करते रहेंगे और हम फाइनल मतलब फाइनल इसको 0 कर देंगे। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या डालेंगे, यदि मैं ये आपको पॉइंट पूछ लूं तो रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी रिजर्व हो, कोई भी फ्री रिजर्व, कोई भी जनरल रिजर्व, वो आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेस कर देना, यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो। समझ में आया यहाँ तक? यस मिस। हाँ ठीक है, अच्छा चलो हमने शेयर कैपिटल की बात कर ली, हमने रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर ली, उसके बाद यहाँ पे क्या आता था? ऐसे क्या कर रहे हो यार, हम लोग है ना इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा ठीक है, और उसके बाद क्या आता था? Non-current liability. ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है? This long-term borrowings, ठीक है, तो जनरली जो एग्जाम में पूछते हैं ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स आते हैं, ये बात मैंने अभी सिखाई थी, आप याद रखोगे। यदि मैं बोलती हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब आपको पता है 25 साल का भी डिबेंचर होता है, दैट इज 25 इयर्स तक भी लोन लेके रख। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कुछ भी परसेंटेज डिबेंचर्स आता है, इतनी बात याद रखिए बोल, because debentures is nothing but loan taken by the company. और लॉन्ग टर्म बैंक लोन भी इधर ही आता है। Is it okay children? हाँ मैम। हाँ मिस। Okay. यस अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हो सकते हैं, जिसका मैं अलग से बात करूंगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस की बात करेंगे। करंट लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है वो मैंने थोड़ा आपको डिस्कस कर लिया था। मुझे आपको एक बात पूछनी है, लूज टूल्स का क्या मतलब है? लूज टूल्स ऐसा सेट होता है ना। कौन सा एसेट? एसेट होता है एकदम सही। फिक्स्ड एसेट होता है क्या? नहीं, लूज टूल्स मतलब ये देखो घर, देखो फैक्ट्री होती है, स्क्रू ड्राइवर, पेच कस, ये सब जो चीजें होती है ना, तो ये सब लूज टूल्स है। तो ये जैसे स्टॉक मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आता है और ये बहुत जल्दी घसता है, इसलिए करंट एसेट। ठीक है, फिर भी मैं वापस टेबल दूंगी तब मैं आपको सब कुछ दूंगी किसके अंदर क्या आता है। लेकिन लूज टूल्स करंट एसेट्स के अंदर आता है, इतनी बात सिर्फ याद रखो। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में एक बार ट्रेड पेबल, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये जो आपने डिस्कस किए थे वो आते हैं। अब यदि मैं बात करूं ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद आप बोल रहे थे करंट लायबिलिटी, उसके बाद हम एसेट्स पार्ट पे आ जाते हैं और वापस से फटाफट डिस्कस कर लेते क्या है ताकि गड़बड़ नहीं करें। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स था एंड करंट एसेट्स था। नॉन करंट एसेट्स में भी फिक्स एसेट्स था और फिक्स के अंदर भी दो थे। देखो फिक्स एसेट्स था, फिक्स्ड में भी दो थे। कौन से दो थे फिक्स्ड में? tangible और intangible. Tangible, intangible. ठीक है, कोई बच्चा टैंजिबल सारा फटाफट बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग, Land and प्लांट एंड building, मशीनरी, plant and मोटर machinery, व्हीकल, furniture, कंप्यूटर एंड fixture. प्रिंटर।
ओके मेरे को सुनाई दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल। शाबाश। कोई बच्चा इंटेंजिबल एसेट्स वापस बताओ। Goodwill, Goodwill, patent, copyright, patents, trademark. copyrights, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। टैंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या बोलते हैं उसको? depreciation, depreciation, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है क्या बोलते हैं उसको? amortization. amortization, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स, हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है तो वो भी नॉन करेंट एसेट्स में आएगा। ठीक है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, हमने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे और 2-4 साल तो रखने ही वाले, 1 साल से ज्यादा तो रखने ही वाले वो कंपनी के शेयर, तो नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा। ठीक है। उसके बाद करेंट एसेट्स में चलो हु कैन ट्राई, क्या क्या आया था करेंट एसेट्स में? closing stock, debtors, bills Trade receivable, receivable, and cash cash and equivalents. equivalent cash. ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स है, करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, व्हाटएवर इट इज, तो ये सब करेंट एसेट्स में आए। तो हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। अब मैं आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन बताती हूँ कि वो आपको कैसे पूछेगा। जस्ट अ सिंपल आइडिया चिल्ड्रन व्हिच आई एम गिविंग यू। देखो वो आपको कैसे पूछेगा, एक आइटम देगा एंड दिस विल कम इन योर एग्जाम, दैट इज फॉर श्योर। आइटम देगा, उसका हेडिंग पूछेगा एंड उसका सब हेडिंग पूछेगा। एक मैं आपको करके बताती हूँ, देखते कितना याद रहता है। मान लो आइटम गुडविल है, अभी अभी तो आपने किया था। गुडविल कौन सी हेडिंग में आता है और कौन non current asset, गुडविल नॉन करेंट एसेट्स में आता है? मुझे ऐसे सुनाई दिया, तो आपका आंसर सही है। नॉन करेंट एसेट्स में गुडविल आता है। इसका सब हेडिंग क्या है? Intangible asset. assets. शाबाश। तो उसको क्या पूछना asset में चाहिए intangible asset ला? फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स। समझ में आया? इसलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको बैलेंस शीट कराई ताकि आप ये खुद से कर लो। अब मैं बोलती हूँ लूज टूल्स। current assets, शाबाश। लूज टूल्स करेंट एसेट्स, वेरी गुड। एंड करेंट एसेट्स में भी किसमें? तो याद करो, करेंट एसेट्स में भी इन्वेंट्रीज में। ठीक है। नेक्स्ट आपको ऐसे ही पूछती हूँ, याद हो तो बताओ। बिल्स रिसीवेबल, current assets ही ना? बिल्स रिसीवेबल है ना, तो करंट एसेट्स ही होगा। अभी सब हेडिंग क्या होगा? Trade receivable. शाबाश। सब हेडिंग विल बी ट्रेड रिसीवेबल। इस तरह से ये पूछते हैं, तो हमको फॉर्मेट याद नहीं होगा तो हम फंसेंगे। मैंने लिखा है फॉर्मेट, तुम लोग को लिख लिख के उसको लर्न करना है। ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा मैं और पूछती हूँ, डिबेंचर्स। डिबेंचर non current liabilities, नॉन करेंट लाइबिलिटीज इज योर हेडिंग। सब हेडिंग क्या होगा? long term Long term borrowing, borrowings. शाबाश, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं आपको इसका पूरा शीट दे रही हूँ अभी, हेडिंग सब हेडिंग का, वो आपको करना है। एंड 4 नंबर आप सोच के रख। 4 नंबर का तो आज हमने कवर किया है बोर्ड का। ठीक है, वो हमको करना ही है। अभी मैं आपको पूछती हूँ, कॉल सिनेरियोज।
मतलब तो पता ही होगा। कॉल्स इन अरियर्स, कंपनी ने मंगाया पर ये किसी वजह से शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाया, इसका हेडिंग क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड्स। शाबाश, शेयर होल्डर्स फंड। कॉल्स इन एरियर्स विल गो अंडर शेयर होल्डर्स फंड। सब हेडिंग में क्या लिखोगे? इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। वहां से लेस किया था ना, तो लिखोगे डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। यदि मैं आपको इसका पूरा शीट दूं, आप लर्न करोगे? हाँ मिस। सिर्फ एक हाँ, हाँ मिस। यस सब जने करेंगे। हमको बहुत अच्छे Miss. मार्क्स चाहिए और वो भी समझ के, रट के नहीं, सब जने करेंगे। ठीक है, ओके। यदि मैं बोलूं मोर्टगेज लोन, तो कहाँ आएगा वो? मोर्टगेज लोन, नॉन करंट लाइबिलिटीज। मोर्टगेज है मतलब गिरवी रख के लोन लिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा अंडर सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। सो चिल्ड्रन, अ शीट इज कमिंग विद इन अ मिनट टू यू। आज का आपका काम है अच्छे से फॉर्मेट आप लर्न कर लेंगे और उसके बाद हेडिंग सब हेडिंग क्लियर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे पूछेंगे। डन फॉर द डे? पक्का प्रॉमिस कर लोगे? हाँ, मैं सभी हाँ ट्यूसडे मिस। ना 2:45।